2, 3, 4, 5, जिसमें RH विटकर का हो गया था ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम लोग किंगडम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। तीन जो है 3 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी इसी चैप्टर में पढ़ना है, और प्लांट और एनिमल अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनेरा किंगडम। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा के लिए सबसे पहली बात कि मोनेरा किंगडम में जितने भी प्रोकैरियोट जीव हैं, ऑल प्रोकैरियोट आर केप्ट इन मोनेरा। प्रोकैरियोट कहने का मतलब आपका बैक्टीरिया से है ना। तो सबसे पहली बात, जितने भी प्रोकैरियोट हैं, ऑल प्रोकैरियोट आर केप्ट इन मोनेरा किंगडम। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोकैरियोट है, कौन कौन से जो है प्रोकैरियोट जो मोनेरा में रखे गए है ना। मोनेरा किंगडम इंक्लूड्स, है ना, मोनेरा किंगडम इंक्लूड्स चलो पहले इसको बाद में देखेंगे। देखो, मोनेरा किंगडम को कार्ल वुज ने 2 भागों में डिवाइड किया था। ये मोनेरा है, और मोनेरा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है ना। इसको डिवाइड किया गया 2 भागों में। मोनेरा डिवाइड into 2 पार्ट बाय कार्ल वुज। तो मोनेरा के 2 भाग होते हैं, एक को कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में आप जो बैक्टीरिया आप लोगों ने सुना हुआ है वही बैक्टीरिया, जो जिस बैक्टीरिया के बारे में आप जानते हो तो उसी को बोलते हैं यू। यू मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, इसी में बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, इसी के अंतर्गत आपको साइनोबैक्टीरिया पढ़ाएंगे, माइकोप्लाज्मा पढ़ाएंगे, तो सब इसी में आएगा। तो कार्ल वुज ने जो है मोनेरा को 2 भागों में डिवाइड किया गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो मोनेरा को 2 भाग में डिवाइड करने के कारण इसको 2 किंगडम, अलग अलग किंगडम का नाम भी दिया गया, जिसके अंतर्गत आपको 6 किंगडम हो जाता है, क्योंकि 5 तो पहले से है ही, है ना। उसमें से मोनेरा को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 6 किंगडम। कितना हो गया 6 किंगडम। एक मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया गया, जिसके कारण हम लोग 6 किंगडम भी बोलते हैं। मोनेरा को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कार्ल वुज जो है इन्होंने ही 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कहने का मतलब है कि 6 किंगडम है। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया 2 हो गए, और उधर प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल हो गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को किस बेसिस पे 2 भागों में डिवाइड किया गया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को
किस बेसिस पे आधार डिवाइड किया गया है, तो उसका आंसर है सेल वॉल। आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, है ना। डिफरेंशिएट मतलब अलग करना, डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है इसी के आधार पर अलग किया गया, है ना। किसके आधार पर? सेल वॉल के आधार पर। तो हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट सेल वॉल। इधर लिखते हैं, है ना, यूबैक्टीरिया, इधर देखते हैं यूबैक्टीरिया, और इधर रखते हैं आर्कीबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया तो हम लोग जानते हैं, यूबैक्टीरिया बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वह पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। और सेल वॉल इज मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकेन। अब सेल वॉल को थोड़ा निचोड़ देना है, तो यहां पर देखो पेप्टिडो है और इधर है ग्लाइकन। पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीन और ग्लाइकेन का मतलब होता है शुगर या कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट समझते हो? समझते हैं ना कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है नाग और दूसरे को कहा जाता है नाम। ये नाग और नाम आपको बाय मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे तो उसमें आपको इसमें आएगा। वैसे इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। नाग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और नाम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये हो गया। अब आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वह स्यूडोमिरीन से बना होता है। दिखाते हैं उसको भी। सेल वॉल इज मेड बाय स्यूडोम्यूरिन। ठीक है। एक एक चीज यहां ध्यान रख सकते हैं आप कि यहां पर जो पेप्टिडोग्लाइकेन है इसको म्यूरिन भी कहते हैं, म्यूरिन। और यहाँ पे क्या हो गया? स्यूडोम्यूरिन। ठीक है, वो म्यूरिन है, ये स्यूडोम्यूरिन है। अब यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो यह भी दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक तो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है और एक तो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। प्रोटीन दोनों में कॉमन हो गया। कार्बोहाइड्रेट में इसमें नाग तो होता है पर नाम नहीं होता है ना। तो नाम नहीं होता है, नाम के जगह पे एक अलग तरह का केमिकल होता है जिसको कहा जाता है NaTUA। हालांकि इसको रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फुल फॉर्म हम लिख दे रहे हैं लेकिन उसको रटना नहीं है। एन एसिटाइल टाइलोसामीन यूरोनिक एसिड। इसको रटने का थोड़ा सा भी मतलब नहीं है, बस आपको ये बताना चाह रहे हैं। देखो इसे लिखा देते डायरेक्ट कि दोनों के सेल वॉल में डिफरेंट होता है, इसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा।
लेकिन कहाँ डिफरेंट होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में नाग नाम से बना हुआ है, लेकिन स्यूडोमिरुइन जो है आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल, वह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नाग होता है, नाम के जगह पे नटुआ आ जाता है। ठीक है, और यही नटुआ है जो कि आर्कीबैक्टीरिया को बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में रखने में मदद करते। देखो, आर्कीबैक्टीरिया वैसे जीव होते हैं उस स्थान पे पाए जाते हैं जहां पर कोई जीव सरवाइव नहीं कर पाएगा, कोई भी जीव जिंदा नहीं रह पाएगा। ये 80 से 90 डिग्री तापमान में भी रह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा एसिडिक मात्रा में भी रह सकते हैं। तो सॉल्ट एरिया में, नमकीन एरिया में पाए जाते हैं जहां पर अच्छे अच्छे जीव टिक नहीं पाते हैं, तो वहां पर आर्कीबैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे सरवाइव करता है? तो इसका दो कारण है, एक तो इसका सेल वॉल जिसमें नटुआ है, और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आर्कीबैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड जो होता है वो ब्रांच्ड होता है। वैसे आप लोग को लिपिड बताए थे, इस तरह का होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह का होता है, लेकिन इनका जो लिपिड होता है वो ब्रांच्ड होगा, है ना, इस तरह से। हम लोग में लिपिड 2 लेयर का होता है, इनमें क्या होगा, इस तरह से ब्रांच्ड होता है। तो ये क्वेश्चन एक लिख दे रहे हैं नीचे में, आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे सरवाइव करती है? तो एक तो इसके सेल वॉल और दूसरा ब्रांच लिपिड प्रोटीन। तो यहां पर लिखते हैं why archaebacteria survive in extreme condition। एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है, क्यों आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करती है? तो क्या कारण बताए? दो कारण बताए, इसका सेल वॉल और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, इसी के कारण मतलब ये कहीं भी सरवाइव करेगा, मतलब इसके सेल के अंदर कोई भी चीज घुस ही नहीं पाएगा जिससे ये मरता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, है ना, इसका आंसर लिखेंगे, है ना, आप इसको पूरा लिख लेना, आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन बिकॉज, ये पूरा लिख लोगे ये वाला, बिकॉज देयर सेल वॉल एंड branched lipid layer of plasma membrane। ब्रांच लिपिड लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो कारण होता है, आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर जाती है। तो क्या क्या आपने पढ़ा? किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट कहने का मतलब है उसमें न्यूक्लियस नहीं होते। ठीक है, तो मोनेरा को दो भागों में डिवाइड किया गया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। साइंटिस्ट मानते हैं कि दोनों को अलग अलग किंगडम हम कह सकते हैं, है ना, जिसके कारण 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं आप, है ना। मोनेरा को दो भागों में कार्ल ओज ने मापा था। उसके बाद दोनों को किस आधार पर, ऑन द बेसिस, किस आधार पर दोनों को अलग किया गया है? तो सेल वॉल। किसके आधार पे? सेल वॉल के आधार पे। यूबैक्टीरिया में सेल वॉल ये होते हैं और आर्कीबैक्टीरिया में ये होते हैं। एक और क्वेश्चन आता है बार बार, जो है आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? प्रतिकूल कंडीशन, खराब कंडीशन। एक्सट्रीम मतलब होता है खराब कंडीशन, सरवाइव मतलब जिंदा रहना। समझ रहे हैं कैसे रहता है? तो याद रखना, उनका सेल वॉल और ब्रांच लिपिड, है ना, लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने डिवाइड कर दिया।
अब हम लोग पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, तो देखो आर्की बैक्टीरिया हमने अभी जस्ट बताया कि देखो आर्की बैक्टीरिया माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे प्रथम उत्पन्न होने वाला जीव है। सबसे पहले यही आया था पृथ्वी पर। जब जीवों का निर्माण हो रहा था आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले, जब पृथ्वी में जीवों का निर्माण हो रहा था तो सभी जीवों का निर्माण है ना वाटर में हुआ था, समुद्र ही था। पृथ्वी जब थी शुरुआत में तो खाली समुद्र ही, मिट्टी नहीं था। मिट्टी जो भी पत्थर थे वो अंदर थे। ऊपर में ऊपर से आने पर सभी जगह क्या था, पानी था। वो बाद में अर्थ क्रस्ट में भूकंप वगैरह आया तो अर्थ क्रस्ट टकरा के जमीन में बदल गया, पहले नहीं था माना जाता है। जैसे आप शनि ग्रह जानते हो, शनि ग्रह जो है सैटर्न, वो उसमें खाली गैस ही है, उसमें धरती है ही नहीं, पत्थर है ही नहीं, खाली गैस ही है। जाते जाओगे तो इसीलिए उस पर उतरना असंभव भी है। उसमें उसमें बहुत सारे लेयर है, फर्स्ट लेयर में आदमी मर जाएगा, इतना डेंजरस है। तो आर्की बैक्टीरिया इसी समय निर्माण हुआ था, इसीलिए इनको कहा जाता है और द ओल्डेस्ट लिविंग ऑन अर्थ, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव। अच्छा, तो उस समय जब पृथ्वी की निर्माण हुई थी, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो बताओ पृथ्वी का कंडीशन कैसा रहा होगा। बहुत ज्यादा गर्म रहा होगा, गर्म रहा होगा, गर्म रहा होगा, ठीक है। एसिड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। पूरा नमक ही नमक, समुद्र है तो नमक होगा, सॉल्ट होगा। तो इन सब कंडीशन में अभी भी ये पाए जाते हैं। जहां गर्म पानी होगा, जहां पर एसिडिक है, सल्फर स्प्रिंग नाम सुना होगा आपने। सल्फर स्प्रिंग मतलब एसिड का मतलब तालाब होता है, उसमें घुसोगे पर गल जाएगा, ऐसा स्थिति होता है ना। उसके बाद जो है सॉल्टी एरिया में, सॉल्टी एरिया आप लोग जानते हो, समुद्र का जो एरिया होता है आसपास का, तो इसी के कारण ये बिल्कुल ही हार्श कंडीशन में मिलेंगे आपको, बहुत ही खराब स्थिति परिस्थिति में भी ये जिंदा रह जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे आर्की बैक्टीरिया आर ओल्डेस्ट लिविंग ऑन अर्थ। ये पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में से एक है, ठीक है। दूसरी बात, आर्की बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, इसीलिए इनको एक्सट्रीमोफिली कहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब बहुत ही खराब स्थिति, जहां पर कोई सरवाइव ना कर सके। तो यहां पर लिखेंगे आर्की बैक्टीरिया फाउंड इन extreme condition so called extremophily। ठीक है। अब देखो ये किस किस जगह रह सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया
लिव्स इन मोस्ट हार्श कंडीशन। हार्श या एक्सट्रीम एक ही चीज होता है। हार्श कंडीशन मतलब विपरीत या खराब परिस्थिति। कंडीशन मीन्स परिस्थिति। तो यह विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं। तो देख लेते हैं हार्श कंडीशन क्या क्या होता है। जैसे सॉल्ट में रहते हैं, सॉल्टी एरिया में रहते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। मतलब हमने लिखा है हार्श कंडीशन क्या क्या होता है। सॉल्ट, नमक। नमक में जानते हो प्लांट भी नहीं उगता है, कुछ ही प्लांट उगते हैं नमकीन जल में, जिसको मैंग्रोव प्लांट करते हैं। अदरवाइज कोई भी दूसरा प्लांट साल्ट एरिया में सरवाइव नहीं करेगा। हम लोग भी अगर समुद्र में हम लोग को डुबा दिया जाए, 10 दिन में क्या होगा, चमड़ा वमड़ा खराब हो जाएगा, फूल जाएगा। तो सॉल्ट में रहना संभव नहीं है। हाई टेम्परेचर, एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम, है ना। तो ये सब जो है इसके हार्श कंडीशन है। एसिड मीडियम हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, सॉल्टी एरिया हो गया, मार्स एरिया। मार्स मतलब होता है दलदली, जहां दलदल हो। हाँ देखो, दलदल दो प्रकार का होता है। एक जो मीठे पानी से दलदल बनता है, जैसे नदी, गंगा नदी वगैरह में देखोगे कहीं कहीं पर आपको दलदल मिलेगा, उसमें इंटर करने के बाद आदमी डूबते जाएगा जब उसको बिना बचाए, नहीं बचाओगे तो वो डूब जाएगा। एक होता है नमकीन जल वाला दलदल, जैसे समुद्र के किनारे वगैरह में है ना, समुद्र का पानी वगैरह फैल जाता है, ठीक है। समुद्र का पानी फैल जाता है और वहां पे दलदल बन जाता है। तो वो दलदल नमकीन जल वाला है, और यहाँ वाला दलदल जो है फ्रेश वाटर वाला है, ठीक है। तो नमकीन जल वाले दलदल में एक चीज होता है, वहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा मिट्टी में। वो जो दलदल रहेगा ना एरिया, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसलिए प्लांट उग नहीं पाते। समझ रहे हो। तो यही दलदली है। और यहाँ पर मार्स गैस पाया जाता है। मार्स गैस किसको कहते हैं, मीथेन को। मीथेन, इसी को ना बोलते हैं मीथेन, CH4। तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। तो वो जो दलदली एरिया है वहां पर मीथेन गैस होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इसी के कारण इसको हार्श कंडीशन कहते हैं। तो इसके बाद जो है आर्की बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे। तो आप लोग क्या करो, इसको लिख लो पहले। हाँ बोलो। अच्छा देखते हैं, है ना। उसे मिलता तो नहीं है उसका, लेकिन शनिवार है ना, ऐसे हो ही जाता है, बच्चा सब भाग जाता है। ये आज भी नहीं आया। सब रक्षाबंधन में गया है क्या। ये जो बारिश हो गया ना, थोड़ा लचर पचर हो गया। 12th क्लास में भी बहुत कम बच्चा आ रहा है, बारिश में सब घर भाग गया है, क्योंकि हर जगह पानी हो गया था। 4 दिन तो कम से कम भयंकर पानी रहा था। वही है। हाँ हाँ। अच्छा, शुक्रवार को क्लास करके बता देंगे, है ना। शनिवार है ना, शनिवार को। अच्छा
अच्छा कल। अच्छा। अच्छा ठीक है, हम देख ले रहे हैं, कल पढ़ा के छुट्टी देंगे। इधर भी तो आप लोगों का छुट्टी हो गया था बारिश में, 3 दिन तो उसमें भी आप लोगों का चला गया। लिख लिया।
इसको लिख लेना है। ठीक है, तो अब हम लोग डिवाइड करते हैं आर्की बैक्टीरिया को, है ना, टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो तीन टाइप के होते हैं। एक को कहा जाता है हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स। दूसरा होता है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस, ठीक है। और तीसरा जो होता है थर्मो एसिडोफेल्स। या तीन प्रकार के, है ना, थर्मो एसिडोफाइल्स।
तो 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो नाम में ही इसका सब कुछ छुपा हुआ है, ज्यादा रटने का जरूरत नहीं। हेलो, हेलो मतलब क्या होता है? हेलोजन। हेलो मतलब होता है सॉल्ट। हेलो मतलब सॉल्ट। मिथेनोजेंस मतलब ये मीथेन बनाएगा, गैस सिक्रेट करता है। थर्मो एसिडोफिल, थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, मतलब ये तापमान और एसिड दोनों में रहता होगा, है ना। तो पहला जो है थर्मो एसिडोफाइल्स, सॉरी पहला जो है हेलोफाइल्स। तो इसमें बस एक लाइन लिखेंगे हम लोग, ये कहाँ रहेंगे? सॉल्टी एरिया में। दीज आर फाउंड इन सॉल्टी एरिया, बस इतना ही याद रखना है। हेलो मतलब सॉल्ट होता है, खत्म। दूसरा जो है वो है, दूसरा जो है मिथेनोजेंस। सबसे पहली बात, मिथेनोजेंस जो होते हैं यह मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन मार्सी एरिया। ठीक है। दूसरी बात, मिथेनोजेंस कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन गैस में बदल देते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मिथेनोजेंस। क्या बोलते हैं? है ना। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इंटू मीथेन गैस, सो कॉल्ड मिथेनोजेंस। ठीक है। मिथेनोजेंस या गोबर में भी होता है, डंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो मिथेनोजेंस जो होते हैं कैटल के डंक्स में होते हैं और वहां से गैस सिक्रेट करते हैं जिसको गोबर गैस कहते हैं। गोबर में पाए जाते हैं और इनसे गोबर गैस का निर्माण होता है। तो यहां पर लिखेंगे मिथेनोजेंस फाउंड इन गोबर एंड प्रोड्यूस गोबर गैस। गोबर का इंग्लिश होता है डंग। तीसरी बात, चौथी बात, देखो बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि, है ना, घास वगैरह खाते हैं। घास खाने के बाद जब खाते हैं घास तो सब पेट में निकल जाते, चबाते नहीं। और जब बैठते हैं स्थिर से तो पेट का घास निकाल के मुंह में चबाते रहते। देखते हो गाय भैंस को, जब बैठता है तो फेन फेन निकलता है मुंह से, उसको कहा जाता है जुगाली करना। क्या करना? जुगाली। और वैसे जीव को कहा जाता है रूमिनेंट एनिमल, जुगाली करने वाले एनिमल। तो ये जो जुगाली करने वाले एनिमल है उनमें मिथेनोजेंस पाया जाता है और यह सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के पाचन में हेल्प करता है। देखो ये रूमिनेंट एनिमल जो है ये घास खाते हैं, घास भूसा खाते हैं। तो घास भूसा में सेल्यूलोज पाया जाता है। तो सेल्यूलोज को पाचन करने के लिए मिथेनोजेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग क्यों नहीं खाते हैं घास? हम लोग घास क्यों नहीं खाते हैं? या चावल का दाना खाते हैं, चावल का पौधा भी खा सकते थे, क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उन सब में सेलुलोज होता है। घास में, प्लांट में सेलुलोज होता है और सेलुलोज पाचन नहीं होता है। लेकिन ये जानवर जो होते हैं घर वाले, ये खाते हैं, उनमें पाचन हो जाता है। उसका कारण क्या है? मिथेनोजेंस। तो यहां पर लिखेंगे मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस आर फाउंड इन स्टमक, स्टमक मतलब पेट, स्टमक ऑफ
रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट मतलब होता है जुगाली करने वाले, समझ में आ जाएगा, जुगाली खाली लिख दिए, है ना। रूमिनेंट एनिमल फॉर सेलुलोज, ऐसे लिख देते हैं, हेल्प एनिमल एंड हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन, है ना। तो एक एग्जांपल लिख देते हैं, मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस एक तरह का आर्की बैक्टीरिया है जो मिथेनोजेंस कहते हैं। तो देखो ये क्या क्या करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, गोबर गैस बनाते हैं, उसके अलावा यह पेट में भी पाए जाते हैं रूमिनेंट एनिमल के, जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है ना। तो पेड़ पौधों में आप लोग को मालूम होना चाहिए सेलुलोज होता है, मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। ये हो गया मिथेनोजेंस। इसके बाद तीसरा जो है ये हो गया थर्मो एसिडोफिल्स। अब इसके नाम में ही छुपा हुआ है भाई, थर्मो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री में रह जाते हैं। एसिडो मतलब हुआ पीएच बराबर 2। पीएच आप लोग जानते हो, पीएच, पीएच एक स्केल होता है, ठीक है, जिसका मान 0 से 7 से लेके 14 तक होता है, ठीक है। अगर कोई भी मीडियम है उसका 7 से अगर कम आ रहा है तो वो एसिड होगा, पीएच का मान 7 से कम है तो एसिड, और 7 से ऊपर है तो उसी को कहा जाता है बेस या क्षार, समझे। ये एक स्केल होता है, जैसे पानी को मापना है, एसिड है बेस है, जब इस स्केल को डुबाओगे तो उसका पीएच का कुछ मान आएगा, जैसे पानी का मान आता है 7, क्योंकि पानी न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। तो पीएच अगर 7 से कम है तो वो क्या होगा, एसिड, 7 से ज्यादा है तो बेस। तो यहाँ पर पीएच 2 है, इसका मतलब ये एसिड है। तो कहने का मतलब है ये ऐसे एक्टिव बैक्टीरिया है जो कि आपको हाई टेम्परेचर 80 डिग्री और हाई एसिडिक मीडियम पीएच बराबर 2 में भी रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दीज आर लिव्स इन हाई टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड and high acid, high acidic medium मतलब pH इक्वल टू 2। इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल याद रखना, थर्मस इक्वेटिकस, है ना, BVI है या थर्मस इक्वेटिकस। तो ये हो गया आपका तीनों तरह का आर्की बैक्टीरिया, है ना, इसको लिख लीजिए। उसके बाद यू बैक्टीरिया स्टार्ट करेंगे।
एक समय ऐसा था, है ना, इधर 1 साल 2 साल पहले, मतलब 20 स्टूडेंट आता था ना तो क्लास छोड़ देते थे, बच्चा ही नहीं आया, है ना। तो इस बार अजीब स्थिति है सभी जगह, है ना। नहीं तो पूरा भरा रहता था। वो जो बड़ा क्लासरूम लिए थे इसीलिए लिए थे, है ना। तो इसमें आ ही नहीं पाता स्टूडेंट, इतना स्टूडेंट था। लेकिन अभी जो है अजीब सा है ना। हाँ, ऑनलाइन वगैरह है जो, नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट था, 150-150 बच्चा उस क्लास में पढ़ा हुआ है ना। तो पहले ये क्लास सर का नहीं लगा हुआ था, तो इसी का सारा बेंच वहां था, है ना, सब पे बैठता था तो अभी आप लोग एक दो भी लोग आ जाते पढ़ा देते हैं ना। तो परिस्थिति होता है अलग अलग, फिर वो खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन वाला सक्सेस नहीं है ना, नहीं है सक्सेस। घर में बैठे आराम से, लेकिन पढ़ ही नहीं पाता है। वो भले कितना अच्छा से भी पढ़ा ले, लेकिन जो क्लासरूम में पढ़ाई होता है उसमें नहीं हो पाता है। बच्चा मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना बड़ा पढ़ा जाए। हाँ, डाइवर्ट हो जाता है, ये चीज होता है उसमें। हाँ, वही होता है। उसके बाद वीडियो भी हो जाता है, अच्छा अभी नहीं देखेंगे, बाद में देख लेंगे, ऐसे करके बैक पोर्शन उसका बढ़ते जाएगा। सबके साथ होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए सक्सेस नहीं होता इतना। सुविधा है इसीलिए पढ़ रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्रैश हो जाएगा, 2-3 साल बाद होगा ना। उसके बाद जब आउटपुट नहीं मिलने लगेगा तो धीरे धीरे ऑनलाइन चलेगा नहीं उतना, है ना। ऑफलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन ही अच्छा लगता है। देखो एलन कोटा वगैरह, एलन वगैरह का नाम सुने होंगे, बंसल। एलन का भी आज से नहीं, इधर ऑनलाइन हुआ ना 2020, वो 2010 से ही ऑनलाइन कर रहा है वो। लेकिन उसका ऑनलाइन नहीं चला उतना, ऑफलाइन ही पढ़ाता है वो। जा जाके वहां पढ़ना, उतना सेलेक्ट होता है। वैसा होता तो 2010 में ही ऑनलाइन चल जाता। एलन ही था एक पूरे इंडिया में नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट। तो सोचो कि उसका नहीं चला, लेकिन ये जो जो है कोरोना जो आया, लोग 1 साल बैठ गए, तो हाँ आदत लग गया। और 5,000 में पढ़ा, 5,000 में सब्सक्रिप्शन खरीद लेता तो खुश हो जाता है ना। तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट में जाके देखोगे सब्सक्रिप्शन रहेगा, हर बच्चा के पास सब्सक्रिप्शन होता है। खेल टाइप का हो गया, फैशन टाइप का, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। कुछ दिन, हाँ कुछ दिन जोश में पड़ता है, 10 दिन 15 दिन, उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो जाता है। क्योंकि कितना भी वो क्लासरूम इफेक्ट नहीं आ पाएगा उसमें, है ना, दिक्कत होता है उसमें। तो इसके बाद जो है ये आर्की बैक्टीरिया हो गया। आर्की बैक्टीरिया हमारा खत्म हो गया। आर्की बैक्टीरिया में हम लोगों ने पढ़ा, है ना, छोटा है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया के बाद अब चलते हैं हम लोग यू बैक्टीरिया, दूसरा जो पोर्शन है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कहने का मतलब ट्रू बैक्टीरिया, है ना। ट्रू होते हैं या यू मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। अब सब आर्की बैक्टीरिया तो बहुत कम होते हैं, ये सबसे ज्यादा होते हैं। इनको यू बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम का आत्मा कहा जाता है, सोल मेंबर। क्योंकि मेन जो है यही होता है, आर्की बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया आर सोल मेंबर इन मोनेरा। क्या लिखेंगे? सोल मेंबर मतलब आत्मा, सोल मतलब आत्मा, है ना। तो क्या लिखेंगे? यू बैक्टीरिया आर सोल मेंबर इन मोनेरा। सोल मतलब आत्मा,
ठीक है। दूसरी बात, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना। तो यू बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या लिखेंगे? यू बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है। तो एबुडेंट मतलब प्रचुर मात्रा, पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है। उसके बाद यू बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाया जाएगा, चाहे वो सॉइल हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, हर जगह आपको बैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन। तो यहां पर लिखेंगे यू बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी। भगवान को आप मानते हो कि हर जगह है, जहां पर भी हो। ठीक है, तो ये इसको भी माना जाता है। तो यू बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन मीन्स प्रेजेंट इन एयर, सॉइल एंड वाटर। जल में, थल में, पानी में, हर जगह होते हैं। तो फिर इसको कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन। उसके बाद यू बैक्टीरिया में जो पोषण होता है, सभी तरह का पोषण होता है, चाहे वह स्वपोषण हो, चाहे वह परपोषण हो। तो हर तरह का पोषण पोषण पाया जाता है। इसीलिए ये जो है, इनका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है, ये सबसे ज्यादा होता है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब इनका पोषण का जो विविधता है, यह सबसे ज्यादा होता है ना। तो यू बैक्टीरिया सो, है ना, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। पहले लिख देते हैं, फिर उसका हिंदी समझाते हैं। तो यहां लिखेंगे यू बैक्टीरिया सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब इसका हिंदी बहुत हल्का लगेगा। मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है ना, पोषण विविधता। पोषण में सभी तरह का पोषण पाया जाता है, पोषण में बहुत तरह का जो है विविधता पाई जाती है। तो ये यू बैक्टीरिया शो करते हैं। तो ये हो गया 4 पॉइंट, आप लोग याद रखोगे यू बैक्टीरिया के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट क्वेश्चन आया हुआ है यू बैक्टीरिया से, है ना। अब चलते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में और पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। एन लिख देता है ये, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया बोले तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, सॉरी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, शेप ऑफ बैक्टीरिया।
ठीक है, शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो हम लोग इसको थोड़ा स्टैंडर्ड ढंग में पढ़ते हैं। 4 तरह का शेप होता है ना। चार तरह का शेप होता है। कोकस, ठीक है, पहला शेप। उसके बाद बेसिलस, दूसरा शेप। उसके बाद कोकस, बेसिलस, स्पाइरिला, स्पाइरिला। है ना, हो गया स्पाइरिला। और चौथा क्या है आपका? विब्रियो। विब्रियो, चलो 4 प्रकार हो गया। 4 तरह का शेप होता है बैक्टीरिया का। पहला हो गया कोकस, दूसरा हो गया बेसिलस, तीसरा हो गया स्पाइरिला, और चौथा हो गया विब्रियो। ठीक है, देखो फिगर से ही समझ में आ रहा है ये कैसा शेप होगा भाई। कोकस कैसा होगा? स्फेरिकल शेप, इट इज स्फेरिकल। बेसिलस कैसा होगा? रॉड के जैसा, क्या होगा? इट इज रॉड शेपेड। ये कैसा दिख रहा है? सर्पिलाकार, तो ये क्या लिखेंगे? इट इज स्पाइरल। जैसे आपका कॉपी है ना स्पाइरल, स्पाइरल कॉपी वही है स्पाइरल। सर्पिलाकार, सांप के जैसा। और विब्रियो कैसा दिख रहा है? कोमा के जैसा, है ना। तो लिखेंगे इट इज कोमा सेपेड, इट इज कोमा सेपेड। तो ये 4 शेप है, ठीक है। ये फ्लैजिला है, ठीक है। अब देखो फ्लैजिला पूछा जाता है तो इसमें जो है फ्लैजिला एब्सेंट होता है। फ्लैजिला पढ़ाए थे आप लोग को, एक फाइबर लाइक बाल के जैसा होता है स्ट्रक्चर। इसमें फ्लैजिला नहीं होता है, बाकी इन सभी में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। इसमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। या तो साइन का मतलब है प्रेजेंट, कट का मतलब है एब्सेंट, या तो प्रेजेंट या एब्सेंट। इसमें भी यही होगा, फ्लैजिला जो है या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें और जान लो इन दोनों के बारे में, उन दोनों के बारे में नहीं है। सबसे पहली बात, कोकस जो होता है ये स्मॉलेस्ट होता है। सबसे छोटा कौन होता है? कोकस। कोकस आर स्मॉलेस्ट फॉर्म। दूसरी बात, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट यही शो करता है। इट शो
मैक्सिमम रेसिस्टेंट, इट शो मैक्सिमम रेसिस्टेंट शो करता है, ठीक है। उसके बाद बैसिलस सबसे ज्यादा पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। बैसिलस इज मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। इसका एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस आया ना, कोकस आ गया, मतलब ये गोलाकार है ना, ये बैक्टीरिया है। इसका एग्जाम्पल याद रखना बैसिलस का ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया ये पानी में पाया जाता है। गंदे पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया आपको मिल, रुक जाओ लिखना बाद में। ई कोलाई जो है यह गंदे पानी में मिल जाएगा। उसके बाद है एक और राइजोबियम, नाम सुना होगा। राइजोबियम जो है पौधों के जड़ों में पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो राइजोबियम और ई कोलाई याद रखना, ये दोनों कैसे बैक्टीरिया होते हैं, रॉड सेपेट बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद स्पाइरल बैक्टीरिया का उदाहरण है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। और विब्रियो का एग्जाम्पल है ना, विब्रियो कॉलेरा, इसी से हाइजा नामक रोग होता है, इसी से हाइजा या कोलेरा रोग होता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऊपर लिख लिए हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अभी क्लास है क्या फिजिक्स में? लिख लिया? तो क्वेश्चन लिखिए दो चार। लिखिए पहला क्वेश्चन आ गया क्या स्टूडेंट? बंद कर दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर।